का हिस्सा जो है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के इलाके को वो राजकीय हिमालय की संज्ञा दिया। नेपाल, भूटान, तिब्बत और उस समय सिक्किम भी, क्योंकि उस समय वो भारत का हिस्सा नहीं था, इन चारों राष्ट्रों को उन्होंने स्वतंत्र हिमालय की संज्ञा दिया। लेकिन पूरे हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे हिमालय क्षेत्र में नेतृत्व के लिए उन्होंने कहा कि भारत को आगे आना चाहिए, क्योंकि हिमालय का जितना भारत से संबंध है उतना किसी और राष्ट्र से संबंध नहीं है। और इसके जो मैंने शुरू में जो 4-5 कारण बताए, सांस्कृतिक, जलवायु, सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर सीमा की सुरक्षा, जैसे हिमालय का हमारा महत्व है। जब सीमा की सुरक्षा की बात आई और तिब्बत की बात आई, तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे वहां पर। एक, कि तिब्बत की स्वतंत्रता भारत के लिए सामरिक महत्व है, यह केवल तिब्बत की आजादी का प्रश्न नहीं बल्कि एक भारत की सामरिक सुरक्षा का महत्व है। और उसके पीछे जो उन्होंने एक तर्क दिया, वो आज हम देखते हैं कि वो उसका कितना महत्व है। लोहे जी ने कहा था कि अगर तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र रहता है तो यह सीमा भारत और तिब्बत की सीमा होगी, लेकिन अगर तिब्बत की स्वतंत्रता चली जाती है तो यह सीमा भारत और तिब्बत की जगह पर भारत चीन की सीमा बदल जाएगी, जिसका सामरिक प्रभाव यह पड़ेगा कि चीन हमारे सीमा पर आ जाएगा। जो जियो स्ट्रैटेजिक टर्म जो हम उसके लिए यूज करते हैं कि चीन, तिब्बत एक प्रकार से हमारे लिए बफर स्टेट का काम कर रहा था, लेकिन जब चीन उस पर आक्रमण करता है तो वो बफर स्टेट खत्म हो जाता है और वो सीमा सीधा चीन हमारे ठीक सीमा के पास आ जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि तिब्बत के और कारणों के अलावा एक सामरिक कारण से भी उसकी स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी है, क्योंकि उससे हमारे सामरिक हित जुड़े हुए हैं। चीन के साथ उत्तरी सीमा का निर्धारण का प्रश्न उन्होंने उठाया था और उसी के साथ साथ उन्होंने भारत की सीमा क्षेत्रफल की रक्षा का भी प्रश्न उठाया था। उस संदर्भ में भी उन्होंने यही कहा कि वो रक्षा और सामरिक हित की जहां पर बात होती है वहां पर सरकार को व्यवहारिकता और देश के राष्ट्रीय हित में सोचना चाहिए। वहां पर किसी सिद्धांत में उलझने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि संसद में एक बहस में उन्होंने कुछ आंकड़े रखे और उस आंकड़े के माध्यम से उन्होंने प्रमाणित किया कि कई हजार एकड़ जमीन हमारे दुश्मन के, या कहिए कि चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है। जब उस आंकड़ों को लेकर उन्होंने संसद में रखा तो भारत सरकार के कुछ आंकड़े थे, तो उसको उन्होंने कॉन्ट्रोडिक्ट करने की कोशिश की। तो उस बहस में कुछ सरकार के पक्ष से कुछ लोगों ने आपत्ति जब जताई तो उन्होंने साफ कहा कि संसद में सीमा को लेकर जब बहस होती है तो हमें सावधानी से बहस करनी चाहिए, क्योंकि सीमा का जो प्रश्न है वो भारत माता का प्रश्न है। तो जब भी सीमा का कुछ उल्लंघन हुआ तो उनको इतना आहत होते थे, इतने एक प्रकार से वो आग बबूले हो जाते थे कभी कभी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों का उस समय इस्तेमाल किया। एक वाक्य उन्होंने कहा इसी सीमा के लेके जब भारत सरकार जब आंकड़े दे रही थी जो कि गलत थी, उस पर उन्होंने कहा अक्साई चीन का प्रश्न था कि उन्होंने लोगों पर ही प्रश्न उठाया कि देश के लोग भी कैसे हैं कि जिनकी बीघा 2 बीघा जमीन चली जाती है तो एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, लेकिन देश का हजारों हजार बीघा जमीन कोई कब्जा कर लेता है और किसी को कोई इसकी परवाह नहीं है। तो संसद में उन्होंने इसकी बात उठाई, जनता में उन्होंने बात उठाई। तो हिमालय नीति की जो उन्होंने बात कही वो न केवल शुरुआती दौर के अग्रणी नेता में थे जिन्होंने कि हिमालय के सामरिक महत्व, हिमालय के चतुर्दिक महत्व को पहचान के एक हिमालय नीति की घोषणा की। उस घोषणा का भी संदर्भ तिब्बत से एक प्रकार से जुड़ता है। 1948 में जब चीन में साम्यवादी क्रांति होती है, उसके कुछ ही समय के बाद चीन तिब्बत में घुसपैठ करना शुरू कर देता है। 1949 में और 1950 में चीन की
सैनिक वहां पर घुस जाती है। पूरी तौर पर अभी अपने आधिपत्य में तिब्बत को नहीं करता है, लेकिन वो तिब्बत में अपनी गतिविधियों को बढ़ा देता है और उससे भारतीय सीमा पर भी खतरा उत्पन्न होने लगता है। 14 जनवरी 1949 को लखनऊ में एक वक्तव्य देकर लोहिया ने भारत सरकार को सावधान किया कि तिब्बत में जो घटनाएं घट रही है उससे भारत की जनता और भारत सरकार दोनों अनभिज्ञ है। उन्होंने कहा कि वो तिब्बत में के जो कम्युनिस्ट है वो चीन के जो कम्युनिस्ट है वो तिब्बत के मठों पर कब्जा कर लिया है, नेपाल में भी अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके इरादे ठीक नहीं है। भारत को सचेत होनी चाहिए। जहां तिब्बत से भारत के प्रश्नों का, तिब्बत से संबंधों का प्रश्न है, तो उन्होंने प्रमाण देके स्थापित किया कि तिब्बत भारत के ज्यादा करीब रहा है चीन के बशर्ते। सांस्कृतिक आदान प्रदान को ले लें, लिपि को ले लें, उनकी भाषा को ले लें, उनके कल्चर को ले लें, उनके खान पान को ले लें, व्यापार को ले लें, आवागमन को ले लें। और 1950 के शुरुआती के दौर तक इबन राहुल सांकृत्यायन ने अपनी मेरी तिब्बत यात्रा में जो वर्णन किया है उससे साफ जाहिर होता है कि तिब्बत में भारत की बहुत मजबूत प्रेजेंस थी उस वक्त। चीन बहुत ही कम, चीन के बहुत कम लोग तिब्बत में उसमें रहते थे। तिब्बत का सारा रिश्ता इसी तरफ से था। लेकिन जब चीन घुसपैठ किया तो धीरे धीरे उसने वहां से भारत के हितों पर प्रहार करना शुरू किया। हमारी जो राजनयिक संबंध थे, तिब्बत में भारत का एक मिशन था, लासा में मिशन था, जो कि ब्रिटिश सरकार से 1904 में एक यंग हस्बैंड अभियान चलाया था एक ब्रिटिश फौजी ऑफिसर ने, जिसके तहत तिब्बत सरेंडर किया था और तिब्बत के साथ ब्रिटिश सरकार की ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं भारत को मिली थी। उन तमाम सुविधाओं को चीन एक एक करके वापस लेना शुरू कर दिया और भारत के हितों को वहां से, भारत के हितों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक तरफ इधर तिब्बत में अपनी गतिविधियों को बढ़ा लिया, दूसरी तरफ उधर अक्साई चीन में गुप्त रूप में सड़कें भी बनाते रहा। लेकिन जब अक्साई चीन में सड़कें बन रही थी तो लोहिया जी को इसका जानकारी मिली थी और भी नेताओं को जानकारी मिली थी और उन्होंने जगह जगह इसको उठाया भी था। उन्होंने सरकार से भी सवाल पूछा कि क्या आपको जानकारी नहीं थी इस बात की। और सिक्किम में जो उस समय भारत के राजनयिक थे, लासा में जो भारत के राजनयिक थे, उन दोनों लोगों ने अपने रिपोर्टों में बार बार भारत सरकार को इस बात की सूचना दे रहे थे कि अक्साई चीन में चीन अपनी सड़क बना रहा है। लेकिन भारत सरकार उस पर चुप रही। जब 54 में विपक्ष के लोगों ने ही इसको और प्रमुखता से उठाया और भारत सरकार ने एक नक्शा जारी किया उस प्रभाव में आके, जिसमें कि आप अक्साई चीन को अपने अंदर दिखाया। इसके प्रतिकार के रूप में चीन ने एक नक्शा जारी किया जिसमें उसने अक्साई चीन से और आगे बढ़ के भारत की ओर और आगे बढ़ के नक्शा जारी किया। एक प्रकार से इसको डिप्लोमेट लोग अपनी भाषा में कार्टोग्राफिक एग्रेशन शब्द इस्तेमाल किए हैं कि चीन का एक कार्टोग्राफिक एग्रेशन था भारत की ओर। बहरहाल यहीं से सीमा का विवाद भी शुरू हो जाता है। 1954 के जो नक्शे को लेके दोनों राष्ट्रों ने, एक नक्शा चीन को अपने में दिखाया, दूसरे ने अपने दिखाया। बट इसकी शुरुआत 1914 के शिमला समझौते से ही होती है। और शिमला समझौते में मैकमोहन ने जब उसने लाइन खींची थी तो उत्तरी क्षेत्र में, मैकमोहन के उत्तरी क्षेत्र में उस लाइन को मोटी इंक से उसने खींची है और उसके ऊपर अनिर्धारित करके लिख के छोड़ दिया था। भारत सरकार ने उस मैप को कई सालों तक उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी मैप की कॉपी चीनियों के हाथ में भी लग गई थी और वो तिब्बतियों के माध्यम से लगी थी। बीच बीच में जब वार्तालाप की बात होती है तो चीनियों ने उस मैप को रखा हुआ था और उस मैप को रख के भी उन्होंने अपने क्लेम को दिया। तो सीमा का प्रश्न जो था वो 1952-53 से उठाना शुरू कर दिए थे कि सीमा में, हमारा सीमा पर अतिक्रमण हो रहा है, अक्साई चीन में सड़कें बन रही है और सीमा को लेके
हमें अपने को सजग करने की जरूरत है, अपने को सुरक्षित करने की जरूरत है। सीमा की सुरक्षा के अलावा जो तीसरा हिमालय नीति के तहत उनका महत्वपूर्ण जो बिंदु था, जिसको उन्होंने स्वतंत्र हिमालय कहा, स्वतंत्र हिमालय के राष्ट्र कहा, जिसमें कि नेपाल, भूटान, तिब्बत और उस समय सिक्किम भी शामिल था। उन राष्ट्रों में समाजवादी लोकतांत्रिक तरीके से सुधारों के माध्यम से बदलाव लाने की उन्होंने सिफारिश की। उन राष्ट्रों को उन्होंने कहा कि हमारा भाई हिमालय है, उन्होंने भाई हिमालय की संज्ञा दी कि ये जो स्वतंत्र हिमालय के देश हैं वो हमारे भाई हिमालय हैं, और इन भाई हिमालयों में भी हमें उसके लिए संघर्ष करनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने नेपाल का मुद्दा उठाया। 1949 में 1 मई को विश्वेश्वर कोइराला नेपाल में राणा साहब के खिलाफ आंदोलन पर, अनशन पर बैठे। उनके साथ सौहार्दता के लिए, उनके साथ मजबूती से खड़े होने के लिए लोहिया जी ने कनाट प्लेस में से नेपाल दूतावास तक एक मार्च की थी 25 मई को। उस मार्च में वो गिरफ्तार हुए और करीब 20-25 दिन जेल में भी रहे। जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप कही भी कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ तो बहुत बुरा हाल किया था, शायद लाहौर की बात वो करना चाह रहे थे, लेकिन आश्रु गैस छोड़ने का काम तो स्वतंत्र भारत की सरकार ने हमारे ऊपर की है, और वह भी एक ऐसे मुद्दे पर जिसको हम राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं। बहरहाल नेपाल में उन्होंने जनतांत्रिक आंदोलन को मजबूत करने के लिए, जनतांत्रिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना समर्थन दिया। उसके लिए भारत में जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, और वो कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस के नेता इनसे मिलते भी थे, जिनको उन्होंने अपनी पूरी सपोर्ट देने का आश्वासन भी दिया। तिब्बत का जो प्रश्न है, तो तिब्बत का प्रश्न केवल आजादी के प्रश्न को उन्होंने नहीं उठाया। आजादी के प्रश्न के अलावा उन्होंने कहा कि तिब्बत में आंतरिक सुधार की बहुत आवश्यकता है। उसमें 2 प्रमुख सुधारों को उन्होंने इंगित किया। नंबर 1 कि लामाशाही को खत्म होनी चाहिए। लामाशाही के तहत राजनीतिक शक्ति भी है, आर्थिक शक्ति भी है, और उन दोनों में से और धार्मिक शक्ति भी है। उन्होंने कहा कि लामाशाही को केवल धार्मिक गुरु होनी चाहिए, लामाशाही के पास केवल धार्मिक शक्ति होनी चाहिए, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति उसकी हटनी चाहिए। वो सुधार की पहली कड़ी होगी तिब्बत में। दूसरा, उन्होंने कहा कि वहां पर भूमि सुधार लाने की जरूरत है। भूमि सुधार की बात वो भारत के लिए भी कर रहे थे, लेकिन तिब्बत में भी भूमि का बहुत असमान वितरण था। भूमि अधिकांश मठों के अधीन थे, जो उसी लामाशाही के अंदर आता था। आम आदमी मजदूरी का काम करता था और उनका बहुत शोषण होता था। तो उन्होंने भूमि सुधार की बात की, और तीसरी बात उन्होंने की प्रशासन में सुधार की। तिब्बत की स्वतंत्रता के साथ साथ उन्होंने कहा कि इन 3 सुधारों को लाना भी बहुत जरूरी है। और कहीं न कहीं फिर वो भारत पर भी आते थे और कहते थे कि भारत उसके लिए एक नमूना पेश कर सकता है। अगर भारत खुद जनतांत्रिक और समाजवादी रास्ते पर चल के इन पड़ोसी राष्ट्रों को ललचाए तो वो भी भारत के रास्ते चल सकते हैं। तो भारत के सुधार को वो पड़ोसी राष्ट्रों के सुधार से भी जोड़ते थे। तिब्बत के बाद भूटान में जो राजाशाही था उसका भी उन्होंने प्रतिकार किया और कहा कि भूटान को भी लोकतांत्रिक रास्ते पर चलना चाहिए। भूटान के राजा दार्जिलिंग में आके घुड़सवारी खेलते थे, इसका भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार ने केवल भारत सरकार के लिए भूटान का केवल इतना इस्तेमाल है कि वहां के राजा जब चाहे तो दार्जिलिंग में आके घुड़सवारी करते हैं और कुछ दिन समय बिताते हैं। लेकिन उनका कहना था कि भूटान को भी लोकतांत्रिक तरीके पर ले जाएं और भारत सरकार को इस तरह के उनके राजे रजवाड़े से जो संबंध बनाए हुए हैं उन संबंधों को छोड़ के उनको साफ करनी चाहिए कि आप लोकतांत्रिक तरीके पर बढ़ो और उसमें मदद करेंगे। जरूरत पड़े तो भारत की जनता को भी वहां पर लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए खड़े होने चाहिए। तो इन भाई हिमालय राष्ट्रों के अंदर लोकतांत्रिक और समाजवादी सुधारों को लाने की वकालत कर रहे थे। इसके पीछे एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि था। लोहिया ने पूरे एशिया को 3 भागों में बांटा। एक कहा साम्यवादी एशिया, चीन में क्रांति के बाद। दूसरा कहा यथास्थित एशिया,
जिसको उन्होंने तिब्बत को उसका बोला कि तिब्बत उसका प्रतीक है। और तीसरा कहा समाजवादी एशिया, जो उन्होंने कहा कि वो संभावित एशिया होगा। जब चीन तिब्बत पर प्रहार करता है, तिब्बत में घुसपैठ करता है, तो लोहिया ने कहा कि यथा स्थित एशिया पर साम्यवादी एशिया ने प्रहार किया है, उस पर चढ़ बैठा है। और उसका एक यह भी कारण है कि जो समाजवादी एशिया था उसने कोई विकल्प नहीं दे पाया। इस बात का उनको अफसोस भी था कि समाजवाद जो एशिया की एक परिकल्पना थी, एशियाई समाजवाद की उनकी परिकल्पना थी, उसने तिब्बत को विकल्प नहीं दिया या हिमालय के अन्य राष्ट्रों को विकल्प नहीं दिया। लेकिन यहां संदर्भ तिब्बत का था, तो उन्होंने कहा कि तिब्बत में जो बदलाव हुआ है वो यथास्थितवाद का कम्युनिस्ट से टकराव हुआ है। चूंकि जो संभावित समाजवाद का जो एशियाई समाजवाद की संभावना है वो अभी वहां पर साकार नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो इन पड़ोसी राष्ट्रों में लोकतांत्रिक समाजवादी सुधारों के माध्यम से पूरे हिमालय क्षेत्र को वो एक ही तरह से, एक विचारधारा के तहत और एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत, समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उसकी परिकल्पना कर रहे थे। वो उनका हिमालय नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। लोहिया के हिमालय नीति के अंदर हिमालय क्षेत्र के लोगों के विकास का मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण था। जो आज का हमारा अरुणाचल प्रदेश है, उस अरुणाचल प्रदेश में आज भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। इनर लाइन परमिट की व्यवस्था जारी है। अरुणाचल के बाहर का कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको परमिट लेनी पड़ती है, लेकिन व्यापारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए और पादरियों के लिए उस समय भी वो इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जिस पर कटाक्ष करते उन्होंने कहा भी ये 3 व्यापारी, सरकारी पदाधिकारी और ये पादरी, ये तीनों राष्ट्र के सबसे बुरे प्रतीक हैं। उनका मतलब है कि राष्ट्र के संदेश के ये सबसे बुरे संवाहक हैं। और भारत सरकार एक बड़ी भूल कर रही है कि इनको तो छोड़ दिए, बट आम जनता को अरुणाचल से जुड़ने का मौका नहीं दिया है। इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा, ब्रिगेडियर एल्विन जो नेहरू के सलाहकार थे, उनकी नीतियों पर भारत सरकार उस समय उस क्षेत्र को दूसरे लोगों से रोकने की कोशिश कर रहा, उस दूसरे लोगों को उस क्षेत्र में ना आने दिया। जिस पर उन्होंने कहा कि भारत की उत्तरी सीमा खुल जाएगी अरुणाचल के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आप अरुणाचल के दक्षिणी सीमा को नहीं खोलोगे तो इसकी उत्तरी सीमा खुल जाएगी, जो 1962 में देखने को मिलती है। तो हिमालय क्षेत्र के लोगों के विकास, जिसमें केवल अरुणाचल का प्रश्न नहीं है, अरुणाचल के अलावा तराई क्षेत्र के लोगों में, और इसके लिए उन्होंने एक वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार के अंदर एक हिमालय के विकास के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना होनी चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री के अंदर, जिसका उद्देश्य होगा कि पूरे हिमालय क्षेत्र के न केवल विकास सामरिक हित को देखे बल्कि उसके विकास को भी देखे। और उसके विकास में उन्होंने एक सलाह दिया था कि पूरे हिमालय क्षेत्र में हम इतना फलों की खेती कर सकते हैं कि देश में उससे खाने पीने के लिए कम से कम एक बड़ी समृद्धि आएगी और हिमालय क्षेत्र के रहने वाले लोगों के भी आमदनी में बहुत बढ़ोतरी आएगी। तो हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए भी उन्होंने एक स्पष्ट नीति बनाई थी। इस प्रकार लोहिया जी के हिमालय नीति के तहत सबसे पहले हिमालय के चतुर्दिक महत्व को स्वीकारना, जो भारत के चतुर्दिक हितों में है। भारत को हर तरह से हिमालय के लिए सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हिमालय हमारे कई सारे हितों को एक साथ साधता है। दूसरी उनकी नीति के तहत था अपनी सीमा की सुरक्षा, और सीमा की सुरक्षा को लेकर उन्होंने, जब वो सीमा का प्रश्न उठता था तो वो बिल्कुल बेचैन हो जाते थे, और सीमा की सुरक्षा को लेके ही कभी कभी उन्होंने, जैसे एक उन्होंने नीति के तौर पर कहा कि जब अगर हमारे ऊपर हमला ना हो, हमारी सीमा पर कोई अतिक्रमण न करे, तो हमें कबूतर वाली शांति में रहनी चाहिए, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई हमला करता हो तो फिर हमें बाज की तरह व्यवहार करनी चाहिए।
जो गांधी के पुजारी थे, जो अहिंसा के पुजारी थे, वो जब सीमा की बात आती तो कहते थे कि हमें बाज की तरह रहनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने एक और भी सिद्धांत दिया था। जब 1962 की भारत चीन की लड़ाई में भारत की पराजय होती है, तो उस समय वो आहत होके उन्होंने एक बाह और मुट्ठी का भी सिद्धांत दिया और कहा कि जब तक अपनी बाह को मजबूत नहीं करोगे तब तक आपकी मुट्ठी नहीं मजबूत होगी। बाह का मकसद था कि अपने को आर्थिक तौर पर मजबूत करो, तभी आपकी सैन्य शक्ति भी मजबूत होगी। और 1962 के जो भारत चीन के साथ जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के तुरंत बाद वो उस क्षेत्र में गए थे। तेजपुर से उन्होंने कई पत्रों के माध्यम से जो उन्होंने तहकीकात किया था, वो काफी उसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। और जो भारत सरकार की ओर से और जो प्रेस की ओर से आ रही थी, उन सूचनाओं से हट के उसमें उन्होंने सूचनाएं इकट्ठा करके लोगों के सामने रखी थी कि सच्चाई ये है कि 1962 की लड़ाई में हम लोग भागे हैं, हमारी सेना भागी है, और उसके पीछे कारण था कि उनको लड़ने से मना किया गया था। और इसी बात पर लेकर उन्होंने भारत सरकार की आलोचना भी की थी कि कम से कम आप लड़ाई तो लड़ते, हारने और जीतने का तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा भी कि 150 किलोमीटर 150 मील की दूरी चीनी सैनिकों ने 30 दिन में कवर किया है, जो कि आदमी पहाड़ी क्षेत्र में पैदल भी नहीं कर सकता, और सेना मार्च कर रही है। इसका मतलब कहीं उनका प्रतिरोध नहीं हुआ। केवल एक जगह पर जो भूटान, अरुणाचल और वो म्यांमार के कॉर्नर है, वहां पर उनका केवल प्रतिरोध हुआ, बाकी जगह पर वो उनको कहीं किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं सामना करना पड़ा। पंकज जी थोड़ा माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, अपना समय जो है वो मैं समाप्त कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप जो है तो एक उनके जो हिमालय का जो महत्व है वो उसके बारे में मैं बता चुका हूं कि जो उनके हिमालय नीति का अंग है। दूसरा उसका जो प्रमुख हिस्सा था वो सीमा के निर्धारण का और सीमा की सुरक्षा, जिसमें बहुत अहम होती है। तीसरी प्रमुख बात थी उसमें कि वो हिमालय के पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध को अच्छे करें और उनके हम साथ मिलके एक प्रकार के एक तरह से समाजवादी लोकतांत्रिक तरीके से हम सब में सुधार लाके हम उसे एक नए रूप में दें, क्योंकि सभी ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद सभी इन राष्ट्रों में एक नई चाहत थी, एक नए ढंग के शुरुआत करने की वो इच्छा थी। चौथी कि हिमालय क्षेत्र के लोगों को हमें उनके विकास के लिए एक समुचित नीति होनी चाहिए, और उसी के तहत वो भारत सरकार के अंदर उन्होंने एक हिमालय क्षेत्र का एक मंत्रालय भी बनाने की उन्होंने सिफारिश की थी। और मैं यही अपनी बात समाप्त करूँ। धन्यवाद अशोक जी, आपने बहुत गंभीरता पूर्वक और बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। आपने ऐसी कई बातें कही जो वाकई में मुझे तो नहीं मालूम थी, और मेरे को लगता है कि और भी हमारे साथी ऐसे होंगे जो हिमालय को लेकर काम कर रहे हैं या हिमालय पे अपनी बात रखते आए हैं शुरुआत से, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा आपने बात रखी है यहाँ पे। डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते थे कि भारतीय हिमालय के लिए हो सके तो एक नीति बनाओ, अलग से मंत्रालय जरूरी हो तो मंत्रालय भी बनाओ। मतलब आपने तो बहुत ही विस्तार से बताई बहुत सारी चीजें, तो ये भी वो हिमालय की नीति को लेकर वो बहुत संजीदा किस्म से काम कर रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि जो नीतियां हैं विदेश और रणनीति उन्हें बाद में उठाऊंगा, लेकिन अभी बार बार मैं यही कह सकता हूँ कि हिमालय का निचला पूरा का पूरा और मध्य हिमालय काफी बड़ा हिस्सा है और हिंदुस्तान का अंग रहा है, राजकीय अंग रहा है। तो कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि दोस्ती भले हम किसी के साथ भी रखें, लेकिन हमको अपनी नीतियों पर काम करते रहना चाहिए और उसको बहुत सुदृढ़ बनाना चाहिए। आपका बहुत आभार, आप यहाँ पर आपने अपनी बात रखी। मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री रघु ठाकुर जी को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। आदरणीय भाई साहब यहाँ अपनी बात रखेंगे डॉक्टर लोहिया की हिमालय नीति पर। आदरणीय श्री रघु ठाकुर जी। भाई साहब माइक चालू है? जी जी, आवाज आ रही क्या? आ गई भाई साहब, आ गई। हाँ, डॉक्टर अशोक पंकज जी ने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर लोहिया की हिमालय नीति के बारे में विस्तार से रखा है, और उन्होंने 1960 के दशक को काफी गहराई से याद किया है। हालांकि ज्ञात और अज्ञात कारणों से
उन्होंने 2024 और 25 को छोड़ दिया है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। डॉक्टर अशोक पंकज जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है डॉक्टर लोहिया की हिमालय नीति को लेकर के, और जो पुस्तक शीघ्र ही बाजार में आने वाली है। मुझे लगता है कि जब भी वो पुस्तक बाजार में आएगी तो सारे देश में उसकी एक बड़ी चर्चा भी होगी, और वह पुस्तक देश के लिए और देश के सरकारों के लिए भी जो भारत की सुरक्षा चाहते हैं बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। डॉक्टर लोहिया हिमालय नीति को जो अलग से बनाने की चर्चा करते थे, उसका उद्देश्य और लक्ष्य भी यही था कि वो ये जानते थे कि अगर हिमालय असुरक्षित रहेगा तो भारत भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हिमालय की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं, अटूट जुड़े हुए हैं। दूसरे डॉक्टर लोहिया लगातार सदैव इस बात की चर्चा करते थे, और जैसा कि ठीक कहा अशोक जी ने कि वो कहते थे कि हिमालय को प्रहरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, हिमालय हमारा भाई है। तो जब वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस शब्द की गहराई को भी हमको समझना होगा। प्रहरी एक कर्मचारी है जो सुरक्षा का काम करता है, और कितना कर पाता है नहीं कर पाता है ये उसकी अपनी उस पर निर्भर करता है। पर जब भाई की कल्पना आप करते हैं तो भाई के साथ में आपका सुरक्षा का भाव अकेला नहीं होता। भाई कोई सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ भृत्य नहीं, बल्कि भाई के साथ आपके करुणा के, आपके प्रेम के, आपके कर्तव्य के, आपके दायित्व के रिश्ते हो जाते हैं। जब डॉक्टर लोहिया हिमालय को भाई कहते हैं तो उनका तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हम अपना विकास करते हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं, उसी हिस्से के रूप में हमें संपूर्ण हिमालय के बसी हुई जो आबादी है उस आबादी का भी विकास करना चाहिए, उसे सशक्त बनाना चाहिए। और उनका कहने का तात्पर्य यही था, वो ये भी कहते थे कि अगर हिमालय की पे बसे हुए जो लोग हैं वो अगर सशक्त बनेंगे तो फिर वो लोग प्रतिकार करने के भी लायक बनेंगे। उन्होंने एक सवाल यह उठाया था कि जब चीन ने हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान की सीमाओं पर हमला किया तो उस हमले के समय वो स्थानीय लोग प्रतिकार में खड़े क्यों नहीं हो सके। और तिब्बत के बारे में तो जब तिब्बत पर चीन का हमला हुआ और तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया तो उसके कई दिनों पहले से उन्होंने तिब्बत को समझाना शुरू किया था, और दलाई लामा और जो लामा प्रथा के वहाँ के जो मुखिया लोग हैं उनको भी ये संदेश देना शुरू किया था कि आपको जो चीन वहां प्रचार कर रहा है इससे बचना चाहिए, तो अपने देश को मजबूत रखने का काम करना चाहिए। दरअसल देखिए, तिब्बत पर जो हमला हुआ, तिब्बत पर जो कब्जा चीन ने किया, उसके कई माह, क्या कहें कि कई वर्ष पहले से, 1949 से जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, उसके बाद से चीन ने लगातार तिब्बत के अंदर रह करके ये प्रचार करना शुरू किया था कि तिब्बत को चीन के उस पक्ष को समझना चाहिए कि चीन में कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, कितनी तरक्की हो रही है। और इस प्रचार में वहां तिब्बत के लोगों को उन्होंने हिस्सेदार बना लिया था। काफी लोग वहां चीन के समर्थक हो गए थे, यहाँ तक कि एक दौर में दलाई लामा भी चीन के समर्थक उस समय हो चुके थे। तो डॉक्टर लोहिया ने उनको सावधान किया था कि आप लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं, आप इस बदले हुए चीन को नहीं समझ रहे हैं। जो चीन 1930 में था, इस चीन के ऊपर जापान ने हमला किया था, चीन लगभग परास्त होने की स्थिति में था। उस समय हिंदुस्तान के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने चीन का समर्थन किया था, इसलिए कि चीन की आजादी चाहिए। पर जो साम्यवादी विचारधारा है, जो साम्यवादी राष्ट्र है, वो दूसरे देश की सीमाओं के बारे में उस प्रकार के पवित्रता का या उस प्रकार की नैतिकता का भाव नहीं रखते हैं, बल्कि वे उन्हें बलात् कब्जा करने का प्रयास करते हैं। ये कई संकेत उन्होंने यूएसएसआर, रूस के गठन के सभी देख लिए थे और इस बात को समझ लिया था कि साम्यवादी देशों की नीति किस प्रकार की होती है। तो लोहिया ने दलाई लामा को भी सावधान किया था, और बाद में
जब दलाई लामा जी को वहां छोड़ना पड़ा तो शायद उनको महसूस भी हुआ कि हाँ लोहिया सही कहते थे। अगर उसी समय उन्होंने तिब्बत के लिए मजबूत के रूप में खड़ा करना शुरू किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। दूसरी बात, भारत सरकार को भी जो लगातार उस चेतावनी देते रहे, भारत सरकार ने उनकी चेतावनी को उस समय ध्यान नहीं दिया और बल्कि हिंदुस्तान में हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील जिंदाबाद के नारों के साथ साथ में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ लाई के बीच में एक समझौता दिल्ली में हुआ था जो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। और यह भी डॉक्टर लोहिया की दूरदर्शिता थी कि जब पंचशील समझौता हो रहा था और सारा देश उस समय नेहरू चाउ लाई की जिंदाबाद बोल रहा था, तो अपने चंद साथियों के साथ डॉक्टर लोहिया दिल्ली के बोट क्लब पर खड़े होके नारा लगा रहे थे, कह रहे थे कि ये धोखा है, आपको चीन धोखा देगा, चीन आपकी सीमाओं पर हमला करेगा, ये पंचशील का धोखा है। और जो बात लोहिया ने कही थी वो ठीक 1-1.5 साल के बाद में सही साबित हुई और चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया। तो डॉक्टर लोहिया हिमालय के लिए केवल प्रहरी के रूप में नहीं, एक ऐसे भाई के रूप में देखते थे कि जिसके विकास का दायित्व भी हिंदुस्तान की सरकार का है, भारत सरकार का है, करना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने सीमाओं के सवाल को लेकर कई प्रकार के बड़े मजबूत तर्क दिए। आजकल मैकमोहन लाइन की चर्चा होती है कि हिंदुस्तान के और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन लाइन है, पर लोहिया कहते थे कि ये गलत है। मैकमोहन लाइन तो अंग्रेजों की खींची हुई लाइन है, अंग्रेजों की बनाई हुई सीमा है। भारत की सीमा तो मानसरोवर है, कैलाश है, जो हमारे तीर्थ रहे हैं, शो के स्थान माने जाते हैं। और लोहिया ने एक प्रमाण भी लाके हिंदुस्तान की संसद में प्रस्तुत किया था कि मानसरोवर को उस तरफ का एक गांव, उस गांव के लोग ब्रिटिश काल में अपनी मालगुजारी यानी अपने जो टैक्स होता है उस टैक्स को भारत की सरकार के पास जमा करते थे। इसका मतलब है कि भारत की सीमाएं मानसरोवर के भी पार जाती थी। तो लोहिया तो भारत के लिए उस मानसरोवर की सीमा के पार ही जाते थे और इसलिए लोहिया कहते हैं कि मैकमोहन लाइन तो अंग्रेजों की खींची हुई लाइन है, हमारी सीमा से कहीं ज्यादा है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर लोहिया ने हिमालय नीति के संदर्भ में उठाई और जिसकी चर्चा जरूर करना चाहिए कि उससे हमको भारत को समझने को और दुनिया को समझने को मौका मिलेगा। वो कहते थे कि जो दुनिया के खासकर जो यूरोप के बौद्धिक लोग हैं, इन बौद्धिक लोगों का एक संगठन रहा है कि इनमें हिंदुस्तान को मानसिक रूप से बांटने के लिए कई प्रकार के तर्क करें। जैसे हमारे यहाँ एक प्रचार चलता है या कहा जाता है कि साहब कई प्रकार की नस्ल है, एक मंगोल नस्ल है, एक अमुक नस्ल है, कई प्रकार की नस्लें लोग बताते हैं। जो नेतृत्व शास्त्री लोग हैं वो नस्ल की चर्चा करते हैं और ये कहा जाता है कि साहब जो भारत है, भारत में आर्य थे, भारत में द्रविड़ थे और भारत में की जो ऊपर की सीमा है, हिमालय वाली सीमा है, वहां पे जो लोग रहते हैं वो मंगोल नस्ल के थे। और ये भूल जाते हैं कि ये जो यूरोप ने चर्चा उठाई इसके उद्देश्य क्या थे। यूरोप की जो बौद्धिकी है वो बौद्धिकी चाहे मार्क्सवाद के रूप में रही हो, वो बौद्धिकी चाहे इतिहास के रूप में रही हो, यूरोप की बौद्धिकी ने सदैव हिंदुस्तान जैसे देश को तोड़ने के, विभाजन करने को, कमजोर करने का षड्यंत्र किया है। तो इसका जब उत्तर उन्होंने देते हुए कहा कि ये जो हमारे यहाँ विभाजन कहा जाता है ये विभाजन गलत है, ये नस्लें सब एक समान है, रंग का फर्क हो सकता है और रंग का फर्क तो कहीं भी हो सकता है, पर नस्ल का जो फर्क है वो फर्क के बीच में नहीं है। आखिर द्रविड़ हो या आर्य हो और बंगोल हो, इन सबकी नस्ल तो सबकी एक समान है। और दूसरी बात ये कि जब हिंदुस्तान के बौद्धिक लोग या वहाँ के बौद्धिक लोग, यूरोप के बौद्धिक लोग कहने लगते हैं कि हिमालय में बसे हुए जो लोग हैं ये बौद्धिक नस्ल के हैं, तो फिर चीन उस तर्क का फायदा उठाता है, कहता है कि ये मंगोल नस्ल जो है ये तो हमारी चीनी नस्ल है, हम लोग मंगोल लोग हैं। तो मंगोल एकता, तो चीन, साम्यवादी चीन जो है वो अपने साम्राज्यवाद को, अपने फैलाव के लिए मंगोल एकता का तर्क देता है और मंगोल एकता के तर्क देता है वो इसमें हिमालय के जो हमारे प्रदेश है, अरुणाचल है और अन्य कई इलाके हैं या अन्य देश है, उनको भी साथ में शामिल करने का प्रयास करता है। तो ये एक प्रकार से वो लोगों को लुभाने का प्रयास करता है, फुसलाने का प्रयास करता है कि हिंदुस्तान के ऊपर अगर हमला करना है, स्थानीय जनता चीन के साथ हो जाए तो नस्लवाद की भावना उनके भरी जाए। ये षड्यंत्र भी चीन करता है। चीन का जो हमला है
वो हमला एक तरफ सैन्य हमला था। चीन का जो दूसरा हमला था वो विकास के नाम का या साम्यवादी विचारधारा के प्रचार के नाम का हमला था। और चीन का जो तीसरा हमला था वो तीसरा हमला चीन का नस्लवाद का हमला था कि चीन मंगोल नस्ल के नाम पर उस सारे अंचल में भूभाग में एक प्रकार की अराजकता और एक प्रकार की भयावहता पैदा करना चाहता था ताकि लोग उसके साथ हो जाएं। ये चीन का षड्यंत्र था। इसका उत्तर देने का काम सटीक तौर पर ऐतिहासिक तौर पर डॉक्टर लुहिया ने किया। भारत सरकार ने कभी भी इन सवालों को उस समय भी गहराई से नहीं लिया। और जहां तक मैं समझता हूँ कि आज भी हिमालय के सवाल को लेके भारत सरकार के पास कोई बहुत सोची या बेहतर नीति नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 1962 में चीन ने हमला किया। उस समय तमाम जो विरोधी लोग प्रतिलोक थे वो लोग इसके ऊपर बोलते थे। डॉक्टर लुहिया सबसे मुखर थे। आज जब चीन विस्तार करता है, आज जब चीन डोकलाम में आता है, आज जब चीन कई अन्य इलाकों में कब्जा करने के लिए आता है, अपनी सीमा बढ़ा लेता है, तब क्या होता है? आज तो हिंदुस्तान की सरकार की स्थिति यह हो गई है कि यह सरकार अपनी सच्चाई को भी स्वीकार नहीं करना चाहती। अभी पिछले दो जब डोकलाम की घटना हुई और गलवान घाटी की घटना हुई तो उसके बाद में हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, राजनाथ सिंह को। उन्होंने बड़े साहस के साथ सच को स्वीकार किया और कहा कि हाँ, चीन हमारी सीमाओं के अंदर कुछ भी घुसाया है। अब कुछ भी घुसाने का मतलब क्या होता है? कुछ भी कहने का मतलब बहुत खतरनाक भी हो सकता है, इस अर्थ में कि चीन की लंबाई और चीन की चौड़ाई अगर हम एक तरह से देखें तो अगर 3 किलोमीटर की लंबाई में कोई देश कहीं घुसता है पर चौड़ाई अगर उसकी कई 1000 किलोमीटर है तो जो मात्रा है वो तो बढ़कर 10,000 किलोमीटर हो जाएगी। जिस प्रकार से पिछले बार जब चीन ने हमला किया था तो चीन ने जिस लंबाई पर अंदर चीन आया था वो तो वैसे 30 किलोमीटर है, पर जब वो सब में जुड़ी जाती है, क्योंकि जो लंबाई में जब जुड़ी जाती है तो वो इलाका बढ़ के 35,000 36,000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। तो अभी भी जो गलवान घाटी और डोकलाम के समय पे चीन ने प्रवेश किया है ये मात्र कई किलोमीटर का नहीं है, ये कई हजार वर्ग किलोमीटर का पहुंच जाता है। इस सत्य को स्वीकार करने का काम इस सरकार के रक्षा मंत्री ने इस तौर पे तो नहीं किया था, पर इतना जरूर कहा था हाँ कुछ घुसपैठ हुई है, लोग अंदर आए हैं, सीमा के अंदर हमारे आए। परंतु हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने उसका खंडन किया और कहा कि नहीं, हिंदुस्तान में के अंदर कोई आए नहीं है। तो एक तो ये बड़ा सवाल है कि सरकार का दायित्व होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई भी मंत्रिमंडल होता है उस मंत्रिमंडल में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब रक्षा मंत्री कह रहा है कि हाँ चीन ने घुसपैठ की, चीन हमारे अंदर आया है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चीन हमारे अंदर नहीं आया है। हिंदुस्तान का सेना का अध्यक्ष उस समय का कहते हैं कि हाँ चीन अंदर आया है, और प्रधानमंत्री कह रहे नहीं चीन अंदर नहीं आया है। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या ये सरकार हिमालय के प्रति ईमानदार है, क्या ये सरकार अपने वतन और भारत के प्रति ईमानदार है, क्या ये सरकार उस लोकतांत्रिक मर्यादा के प्रति ईमानदार है, क्या ये सरकार उस संविधान के प्रति ईमानदार है जो संविधान एक मंत्रिमंडल के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व का भावना देता है। तो ये सवाल को भी आप सोचना होगा। और आज भी चीन की जो घुसपैठ हुई है या चीन की सीमा के ऊपर जो घटनाएं घट रही हैं वो कोई मामूली नहीं है, बल्कि चिंताजनक घटनाएं हैं। हमारे देश की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति सदैव गड़बड़ रही है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हिंदुस्तान की विदेश नीति में 3 बड़े दोष हैं। एक दोष है कि ये दिशाहीन है, इसकी कोई दिशा नहीं है। अब आप देख रहे हैं आजकल की क्या स्थिति हो रही है। अमेरिका ने आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो आप रोने लगे, अब रोते हुए आप चीन की ओर जाने लगे। वही चीन जिसको आप कहते हैं चीन हमने डोकलाम में गांजा घुसे थे, बाद में भले ही गलवान घाटी के आप कहे कि साहब नहीं आए हैं, परंतु हम इस भी छोड़ दें, पर डोकलाम में तो माना ही था आपने। वो वही चीन जो आपके पास पड़ोस के जो अन्य देश हैं उनको कब्जा करके बैठा है, वही चीन जो आपकी सीमाओं के ऊपर लगातार बांध तैयार कर रहा है, जो बांध कल आपको भयावह स्थिति में ला सकते हैं, वही चीन जो आपकी सीमाओं के ऊपर अपने अड्डों को तैयार कर रहा है, वही चीन जो एक वो गलियारा बनाना चाहता है कि यूरोप तक का व्यापार उसके कब्जे में चले जाए और उसके लिए पाकिस्तान का साथ लेता है, वही चीन जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और जब अभी हाल में ही जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने घाटी पे हमला किया और हमारे जो पर्यटक लोग थे उनको बड़ी सख्त मार दिया, तो उसके बाद जो चीन जो है जो
केवल शाब्दिक तौर पर निंदा करता है, बगैर नाम लिए निंदा करता है कि आतंकवाद नहीं होने चाहिए, परंतु उसी दौर में पाकिस्तान के लिए अपने लड़ने वाले युद्धक विमान को भी पहुंचाता है। तो जरा सोचना चाहिए कि वो चीन क्या कभी आपका दोस्त हो सकता है? वो चीन से क्या आप कोई दोस्ती की उम्मीद कर सकते हैं? परंतु भारत की नीति, विदेश नीति, जो लोहिया ने कहा था कि दिशाहीन है। हमें कभी हम अमेरिका के साथ चले जाते हैं, कभी अमेरिका ठोकर मारता है, हम चीन से चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी 2 महीने मिले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले जब गलवान घाटी हुई तब क्या बोले, डोकलाम के साथ क्या बोले, तब यही कह रहे थे कि स्वदेशी होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए। और स्वदेशी का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी उस समय कह रहे थे कि चीन के माल का बहिष्कार करो। हमने 28 चीन की ऐप समाप्त करिए। और वही सरकार का मुखिया, मैं आश्चर्य करता हूं कि जिसने ये कहा कि 28 ऐप हमने बंद कर दिए हैं और हमने का बहिष्कार कर रहे हैं और इन्होंने हमारी सीमा के ऊपर किया है, वही प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का अचानक 31 तारीख को चीन पहुंच जाते हैं और चीन के प्रधानमंत्री से मिलकर और राष्ट्रपति से मिल करके अपना फोटो खिंचवाते हैं। वो कहते हैं हम लोग बड़े गहरे दोस्त। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जिस देश की सत्ता ने, जिस सर्वभौम देश की सत्ता ने आपकी हुआ है, आपको मित्र कैसे हो सकता है? और ऐसी मित्रता तो यह जो लोहिया के राज्य से बनेगा। नंबर 2, हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है ये दिशाहीन भी है और सिद्धांतहीन भी है। सिद्धांतहीन होने का मतलब यह है कि इस विदेश नीति का सिद्धांत क्या है? आखिर विदेश नीति का एक सिद्धांत होना चाहिए कि हमको दुनिया में जो लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हम उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करें, हम समता की व्यवस्था को मजबूत करें, हम मानवीय करुणा की व्यवस्था को मजबूत करें। तो ये एक सिद्धांतहीन नीति आज हिंदुस्तान की सरकार तैयार कर रही है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। क्या चीन में कोई लोकतंत्र है? क्या चीन में कोई जनतंत्र है? क्या चीन में कोई संविधान जैसी कोई चीज है? चीन में एक व्यक्ति की तानाशाही है और उसका समर्थन एक सैद्धांतिक विदेश नीति पर नहीं किया सकता है। तीसरी बात लोहिया ने कही कि हमारे देश की जो विदेश नीति है तो दिशाहीन है, सिद्धांतहीन है और स्वप्नहीन है। हमारे पास कोई सपने नहीं, हम क्या करना चाहते हैं। विदेश नीति का सपना क्या होना चाहिए? विदेश नीति का सपना होना चाहिए कि ऐसी दुनिया बन जाए जिस दुनिया से ये सारे विवाद खत्म हो जाए, आतंकवाद खत्म हो, सीमा के विवाद खत्म हो, विषमताएं खत्म हो, समताएं आए, कोई किसी पर हमला न करे, कोई किसी पर रिश्ते नहीं, ये होना चाहिए। और इस प्रकार की परिस्थिति सिद्धांतहीनता की जो नीतियां हैं आज हमारे यहाँ भारत सरकार की बनी हुई। आप जरा कल्पना करिए कि चीन ताइवान पर क्या कर रहा है, रूस यूक्रेन पर क्या कर रहा है। हिंदुस्तान कहता है कि हमारा रूस मित्र है। आप इस बात को भूल जाते हैं कि रूस अगर यूक्रेन पर कब्जा करेगा, कल ताइवान के ऊपर चीन कब्जा करेगा, तो परसों अगर चीन अरुणाचल पर कब्जा करने के लिए आएगा, तब फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? तब आपकी बात कौन सोचेगा? और तब आपके लिए दुनिया के सामने उत्तर देने के लिए क्या आपका भय रहेगा? क्या आप कहेंगे? तो ये जो सरकार की नीतियां हैं, ये सरकार की नीतियां आज भी उसी त्रुटि पर हैं जिस प्रकार की दिशाहीन, सिद्धांतहीन और स्वप्नहीन विदेश नीति डॉक्टर लोहिया के जमाने में थी। तो लोहिया ने कहा था आज भी उसी प्रकार की स्थितियां हैं। और दूसरी बात है कि तब के चीन में और आज के चीन में, तब के भारत में और आज के भारत में फर्क आया है। फर्क क्या आया है कि तब का जो चीन था वो चीन उस समय पे एक प्रकार से अफीम के नशे से मुक्त होकर के उस ताकतवर बनने को जा रहा था। आज का जो चीन है वो आर्थिक मामलों पे, अर्थव्यवस्था के मामलों पर अमेरिका से भी आगे पहुंचा हुआ है। हथियार के मामले पे कुछ पीछे है, पर अर्थव्यवस्था के नाम पर वो आज अमेरिका से भी आगे है। और दुनिया में युद्ध के लिए हथियार के साथ साथ अर्थ भी जरूरी होता है। हथियार के साथ साथ अर्थव्यवस्था की मजबूती भी जरूरी होती है। तो उस चीन का आपको मुकाबला कैसे करना है, क्या इस प्रकार से तरीके से आप मुकाबला कर सकते हैं? इन बातों को याद सोचना चाहिए। और इन बातों को सोच करके मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि आज भी एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। देखिए दुनिया में और खासकर भारत के इतिहास को अगर हम लोग देखें तो भारत के इतिहास में हमारा भारत क्या था? आज तो हम लोग सिकुड़ी हुई सीमा वाले भारत, जो बंटवारा हुआ है उसके चलते भी हुए हैं, बंटवारे के अलावा भी हम लोग कमजोर हुए हैं उसके चलते हुए हैं। वरना एक जमाने में बुद्ध का भारत था। बुद्ध के भारत में थाईलैंड और कंबोडिया भी भारत का एक
धार्मिक या सांस्कृतिक हिस्सा था, तो वही भारत था। अफगानिस्तान तक भी बुद्ध थे और बुद्ध का भारत था। तो जो बुद्ध का भारत था वो भारत सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा व्यापक भारत था। इसकी वजह क्या थी? उस भारत में, बुद्ध के भारत में उस समय तक कोई अंतर विरोध नहीं थे, कोई अंतर कलह नहीं थे, अंतर संघर्ष नहीं थे, और इसलिए भारत का फैलाव था। अफगानिस्तान में उस जमाने में इस्लाम नहीं आया था, पाकिस्तान के में इस्लाम नहीं आया था, बांग्लादेश नहीं के इस्लाम नहीं था, सारे आप चीन में बुद्ध था, कंबोडिया और थाईलैंड तक चले जाइए तो आपके लिए बुद्ध मिलता था। तो जो करुणा का दर्शन है, जो समता का दर्शन है, जो तार्किकता का दर्शन है, जिसको तकनीकी रूप से लोग धर्मनिरपेक्षता कहे, धर्मनिरपेक्षता से, और एक मैं बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का एक पक्ष होता है कि हमको किसी राज्य को किसी धर्म के साथ में खड़े नहीं होना चाहिए, राज्य को सब धर्म को समान व्यवहार करना चाहिए। तो उसका दूसरा भी पक्ष होता है कि आदमी को अपने धर्म की स्वतंत्रता है, परंतु धर्म के साथ साथ में करुणा, उदारता, तार्किकता। बुद्ध जो धर्म है, बुद्ध के धर्म के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो बुद्ध धर्म केवल मात्र परंपरा का धर्म नहीं है। बुद्ध धर्म कोई परंपराओं का धर्म है, कोई पूजा पाठ का धर्म नहीं है, बल्कि बुद्ध ने तो इंसान के उत्थान के लिए एक नैतिक मूल्य दिया, जो कहते हैं कि अप दीपो आप भव, अपने दीप आप खुद बनिए। जो बुद्ध कहते हैं कि जिसको देखो उसको मारो, जो बुद्ध कहते हैं कि सबके प्रति करुणा रखो, रात पाठ छोड़ते हैं, तो वो जो बुद्ध का दर्शन था, उस दर्शन ने दुनिया के बड़े हिस्से में फैलाव किया था। अगर आप बुद्ध के जमाने के भारत को देखेंगे और आज के भारत को देखेंगे, बुद्ध के जमाने की दुनिया को देखेंगे और आज की दुनिया को देखेंगे, तो उस समय शायद दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ी आबादी का जो धर्म मानने वाला धर्म था वो बुद्ध का धर्म था, जिसमें राजपाट नहीं था, सत्ता नहीं थी, बंदूक नहीं थी, मिसाइल नहीं थी, अणु परमाणु नहीं थे, पर दर्शन था। तो वो दर्शन का भारत था, तो दर्शन का वो भारत था, और उस भारत को कमजोर हमारे अंतर्विरोधों ने किया है। आज हमको इसको सोचना चाहिए कि हम भारत को एकता को मजबूत कैसे करें, और ये एकता की मजबूती अकेले भारत माता की जय बोले से नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के लोगों जो रहने वाले हमारे लोग हैं, इन लोगों के मन में देखिए तिब्बत कैसे कब्जे में गया चीन के, इसलिए गया कि तिब्बत की जो लामाशाही थी, तिब्बत के जो लामा लोग थे, ये लोग वहां की संपत्तियों के मालिक थे, बड़े बड़े जीवनों के मालिक थे। आम जो तिब्बती थी उसके पास व्यवस्था नहीं थी। तो जब तिब्बत के ऊपर चीन हमला करने के लिए आया और चीन ने वहां कहा कि देखिए हम लोग तो बड़ा भी लाना चाहते हैं, सबको बराबर करना चाहते हैं, तो तिब्बत की जनता जो है उस दिन चीन के साथ खड़ी हुई। तिब्बत की जनता लड़ने के साथ खड़ी, चीन के खिलाफ खड़ी नहीं हुई। चीन की आजादी, अपनी आजादी के लिए चीन के खिलाफ खड़ी नहीं हुई। तो अगर विषमताएं रहेंगी तो विषमताएं फिर देश के इंसान के मन में एकता का भाव पैदा नहीं करेंगे, समता का भाव नहीं पैदा करेंगे, उस पर टकराव होगा, और वो टकराव फिर हमारे लिए एक प्रकार से कमजोर करता है। तो राष्ट्र की एकता करना है तो फिर हमको एक समता का देश, समता का भारत बनाना पड़ेगा, करुणा का भी भारत बनाना पड़ेगा। हमें इन बातों को सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे इस भारत को मजबूत बनाना है, और हमारा सपना होना चाहिए कि हमारा भारत क्या हो। हमारा भारत ये जो आज है ये तो रहे, पर क्या हमारा भारत एक ऐसा विशाल सांस्कृतिक करुणा का भारत बन सकता है? क्या हम लोग बुद्ध के दौर के भी भारत बन सकते हैं? सोचना होगा। और आज जो स्थितियां हैं इस में हमें चीन के मुकाबले के लिए भी सोचना होगा। हमें हिमालय के बारे में सोचते हुए इन सवालों को आज सोचने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हिंदुस्तान की सरकार का दायित्व है कि वो जो तिब्बत के, जो हिमालय के जो दूसरे हिस्से हैं, उन हिस्सों को भी जनता को मजबूत करे, क्योंकि वहां की जनता को मजबूत होना चाहिए। देखिए मैं एक और फर्क आपको बताता हूँ कि जब पाकिस्तान की हुकूमत ने बंटवारे के बाद और आजादी के बाद में कबायलियों के रूप में भी सेना भेजी और जम्मू कश्मीर के ऊपर उनके कबायली लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया। तो अब प्रतिकार किसने किया था? उनके सेना के घुसपैठ के बाद जम्मू कश्मीर के राजा ने फैसला किया कि हम विलय करना चाहते हैं। इसमें 3 दिन का समय तकरीबन रूप से लगा था, और जो लगा हो अलग बात। तो 3 दिन तक कबायली घुसपैठ करने को रोका किसने? जनरल थपैया ने अपनी किताब में लिखा है कि हम लोग वहां 3 दिन के बाद पहुंचे, पर 3 दिन तक जम्मू कश्मीर के जो आम आदमी थे, ग्रामीण लोग थे, जिनके पास कोई बड़े हथियार नहीं थे, वो अपने डंडा लेके, अपनी लाठी लेके, अपने पत्थर लेकर के भी पाकिस्तान की फौज को बर्दी से रोके हुए थे।
तो जनता रोक सकती है। जनता की लाठियां और बंदूक सामने वाले की तोपी उसका मुकाबला कर सकती है अगर जनता को भाव पैदा हो कि हमारा है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको रोका था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनरल थमैया ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। हमारा पंजाब है, हमारे पंजाब के लोगों ने कितने मुकाबले किए हैं। जब अब्दाली ने गुरुद्वारे का अपमान किया तो कितने से सिख लोग थे उस वहां पर। उन्होंने तय कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, हमारे धर्म का सवाल है, हमारी संस्कृति के सवाल है। और उसके लिए बंदी बनाया, चैन से बांधा और ला करके स्वर्ण मंदिर को, गुरुद्वारे को साफ कराया। तो ये है वो जज्बा होता है जो दिल की एकता होती, मन की एकता होती है। इसलिए कि गुरु ग्रंथ साहब की जो सीख थी वो सीख समता की सीख थी, बराबरी की सीख थी, दर्शन की सीख थी। इंसान इंसान के ऊपर थोपने की बजाय की टिप्पणी थी, कोई विभाजन नहीं था। गुरु ग्रंथ साहब में तो उन्होंने सारे धर्मों के सिद्धांतों को अंगीकार किया था, उनमें शामिल किया था। तो आज भारत को भी एक ऐसा भारत बनने की आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत की हिमालय नीति को लोहिया की दृष्टि से अभी फिर सरकार को बनाना चाहिए। मंत्रालय बने नहीं बने बहुत महत्वपूर्ण बात में नहीं मानता हूं, इसलिए कि मंत्रालय बनने के बाद खर्च ही बढ़ता है। कुल मिला के जो सरकार के चलाने वाले लोग हैं उनका दिमाग बदलना चाहिए। उनके दिमाग में उनको सोचना चाहिए कि वो करना क्या है। विदेश नीति को दिशाहीनता से दिशा की ओर ले जाओ, नंबर 1। विदेश नीति को सिद्धांतहीनता की ओर सिद्धांत को ले जाओ, नंबर 2। विदेश नीति को स्वप्नहीनता की दौर से निकाल कर एक बड़े स्वप्न की ओर ले जाओ, 3। ये काम सरकार ने करना चाहिए। और सरकार को ये काम करना चाहिए कि जितने भी हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, उन इलाकों का विकास किया जाए, उन लोगों को मजबूत किया जाए, उन्हें समर्थ बनाया जाए और उनके मन में भावना पैदा हो कि हम मंगोल नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हम मंगोल नहीं हैं, हमारा कोई नस्ल नहीं है, हमारी कोई नस्ल अगर है वो नस्ल भारतीय है। ये भाव पैदा करना पड़ेगा। तो जितना भारत मजबूत आप करेंगे, जितना भारत को आप मानसिक रूप से एक करेंगे, जितने भारत के लिए आप जात पात के धर्म के झगड़ों से मुक्त करेंगे, तो उतना ही भारत मजबूत होगा। और उसी प्रकार से आपको हिमालय में भी भूमिका अदा करना पड़ेगी। हम अभी सब श्रोताओं भाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम पंकज जी को फिर भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि पंकज जी ने एक बहुत अच्छी प्रकार से चीजों के तर्क के साथ में बातों को रखा है। और पंकज जी एक प्रोफेसर व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनकी जो पुस्तक आई है उस पुस्तक का हमने एक छोटा सा अंश देखने का काम उस समय किया था, जो छप रही है, शायद कैसे कुछ दिनों के अंदर बाजार में आएगी। मुझे लगता है कि जिस दिन उनकी पुस्तक भारत की हिमालय नीति लोहिया की दृष्टि से बाजार में आएगी, उस दिन ये पुस्तक हिंदुस्तान में एक बड़ी मानसिक हलचल पैदा करेगी। और अतीत के लिए वर्तमान के साथ कैसे जोड़ा जाए, अतीत की गलतियों से सावधानी और वर्तमान के प्रति सतर्क रहना, ये काम शायद इस पुस्तक के मदद से खुल सकेगा। हम उनको धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप एक बेहतर संचालक हैं। मतलब जब भी आपकी मैंने संचालन को देखा है तो मुझे खुशी होती है कि आपका संचालन बहुत सुंदर होता है। आप पढ़ के चीजों को समझ के संचालन करते हैं। और जो प्रबुद्ध श्रोता लोग आज इस गोष्ठी में शामिल हुए हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे अंत में अपनी बात कहूंगा इस बात को लेकर के कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जिंदा को में 5 साल इंतजार नहीं करते। हम कहना चाहते हैं कि लोहिया की नीतियों को, आज डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि है, 12 अक्टूबर के दिन वो हमको छोड़ के गए थे। पूरे कैसा नेता थे डॉक्टर लोहिया, जिन्होंने समानता के लिए न केवल शब्दों में बोल बल्कि जिया। डॉक्टर लोहिया की जो मृत्यु हुई दोस्तों, वो मृत्यु दिल्ली के आज अस्पताल का नाम है लोहिया अस्पताल, उसी अस्पताल में हुई थी। उस जमाने उसका नाम था विलिंगडन अस्पताल। एक मामूली सी बीमारी थी प्रोस्टेट की। आज इसका ऑपरेशन घंटे भर में हो जाता है, आदमी 6 घंटे में घर वापस चलाता है। डॉक्टर लोहिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। लोगों ने कहा उनसे, सरकार ने कहा कि हम आपको विदेश भेजने को तैयार हैं। लोहिया ने कहा नहीं, जिस देश में, जिस अस्पताल में हिंदुस्तान का आम आदमी इलाज कराता है, हम वही इलाज कराएंगे। और लोहिया ने मौत को चुना है। ये लोहिया ने बराबरी के लिए शहादत दी है। लोहिया समानता के लिए शहादत देने वाले व्यक्ति थे कि जिन्होंने एक सामान्य से अस्पताल में जाके मौत तो चुनी पर बराबरी को चुना, गैर बराबरी को नहीं स्वीकार किया। वो लोहिया थे। हम लोहिया के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग मिलकर के अब गांधी और लोहिया के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, एक समर्थ भारत को बनाने के लिए, एक समर्थ हिमालय की नीति को तैयार करने के लिए
मिलजुल के काम करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब जी भाई साहब। जी आप मुझे टोके, इसके पहले मैंने समाप्त कर दिया। जी भाई साहब। यहाँ आज हमने रघु ठाकुर जी को सुना अभी, और इतनी गंभीर विषय है ये हिमालय की नीति। साथ में जिसपे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये कि डॉक्टर लोहिया ने इसे हिमालय भाई कहा। कितनी बड़ी बात रघु जी ने यहाँ रखी अपने शुरुआत में ही, कि भाई का क्या कर्तव्य होता है, प्रहरी क्या है और भाई का कर्तव्य क्या होता है, वो उन्होंने इतने स्पष्ट ढंग से और इतने अच्छे ढंग से उसको समझाया कि कोई भी व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है कि हाँ, ये बात कितनी गहराई वाली है कि उन्होंने हिमालय भाई कहा। साथ में आखिरी में रघु जी ने जो बुद्ध की चर्चा की कि बुद्ध का भारत कहाँ तक था और आज का भारत कितना सिकुड़ा हुआ भारत है। तो बुद्ध का भारत उस समय सिर्फ नीतियों का और मतलब राजनीति वाला भारत नहीं था, वो करुणा का भी भारत था, वो तार्किकता का भी भारत था। इस वजह से हम उस भारत को हमेशा याद रखते हैं, और वह भारत जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में अभी तक बसा हुआ है। आज हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़े हैं। वैसे तो सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। सिंह साहब जो है लगातार यहाँ शुरुआत से सामने दिख रहे हैं। इकबाल सिंह जो है वो, मैं उनका बहुत आभार करती हूँ कि वो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं बिल्कुल शुरुआत से। इकबाल सिंह जी को सत श्री अकाल बोलिए। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल इकबाल सिंह, ठीक है जी। डॉक्टर कपिल दवे इंदौर से जो हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विष्णु राजगढ़िया जी हमारे साथ हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो यहाँ रहे। चंद्रकांत जी मेरा नमस्कार है। विष्णु जी से हमको मुलाकात करना थी, नागपुर में नहीं मिल पाए, मैं माफी चाहता हूँ, अगली बार मिलेंगे। नमस्कार विष्णु जी। सुधांशु शेखर जी बिल्कुल शुरुआत में ही जब जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो सुधांशु जी मधेपुरा बिहार से जो थे वो हमारे साथ रहे शुरुआत से। डॉक्टर ओम शंकर गुप्त जी जो है कानपुर विश्वविद्यालय से हमारे साथ, वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजकुमारी शर्मा ग्वालियर से हैं, और ओम शंकर जी ने अभी अभी हाथ दिखाया। नमस्कार ओम शंकर जी। जी। उमेश चतुर्वेदी जी दिल्ली से हमारे साथ यहाँ जी। और संजय स्वर्णकार जी, डॉक्टर संजय स्वर्णकार ग्वालियर से, वो भी पत्रकार श्री दिनेश शुक्ल जी हमारे साथ यहाँ पर हैं जी। और सुमन त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुमन त्रिपाठी, चंद्रकांत जी, बहुत महत्वपूर्ण लोग जो है आज इस चर्चा को सुनने में हमारे साथ यहाँ रहे। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और जो हमारा आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम जो हमारे मदन भाई साहब बहुत अच्छे से कर पाते हैं, मैं उनको यहाँ आमंत्रित करती हूँ आभार व्यक्त करने के लिए। आदरणीय मदन जी यहाँ पर अपनी बात रखें। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कुशल संचालन के लिए और पूरे संयोजन के लिए। अकेला संचालन नहीं है आपकी जिम्मेदारी में, पूरा संयोजन है, और उसके में कितना अलर्ट रहना रहता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसके लिए आपको साधुवाद। डॉक्टर अशोक पंकज जी जो हमारे बीच में जुड़े, और उनकी जो किताब आने वाली है, जैसा कि आदरणीय श्री रघु ठाकुर जी ने बोला, उन्होंने उस विषय में 4 नीतियों को बताया जैसे हिमालय को लेके, और उसका जो लेखा जोखा और पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया, वो वास्तव में हम सबके लिए, ज्यादातर लोगों के लिए एक मतलब एक छुपा हुआ रहस्य था। क्योंकि हिमालय को पर्वत के रूप में जान लेना ये तो किसी भी सामान्य व्यक्ति या किसी भी के लिए भी संभव है, और आजकल उसी को देते या पर्यटक के लिए देखते हैं। लेकिन जिस ढंग से वो हमारा सुरक्षा प्रहरी है, हमारे देश की धरोहर है, या हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और फिर उसका विस्तार देते हुए भाई जैसी संज्ञा जो हम लोगों के लिए एक नया वो था। भाई का मतलब हो जाता परिवार, और परिवार का मतलब होता है जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी का मतलब होता है कि हमारे एक बोध पैदा हो जाता है अंदर से। उसके लिए हमें जानकारी मिली आज इसके विषय में। और वैसे डॉक्टर लोहिया को लेके जैसा कि वक्ताओं ने भी कहा और हम लोग भी महसूस करते हैं, जैसे पंकज जी ने बोला कि हिमालय नीति को लेके, आप देखिए कि लोहिया जी ने कब इसकी कल्पना की थी, सन 47 के बाद या देश स्वतंत्रता के बाद। और कल्पना इन्होंने कई चीजों की है, अकेली हिमालय
नीति नहीं कहें, दाम माधव नीति है तो उन्होंने कल्पना की, सामाजिक नीतियां को लेके उन्होंने कल्पना की, रिजर्वेशन के पहलू को लेके की, राजनीतिक के दहलीज पर किस तरह से क्या होना चाहिए उसकी उन्होंने जो कल्पना की, आज उन कल्पनाओं को सोचिए, यदि उस कल्पना को माना गया होता, ईमानदारी से उस पर अमल किया होता, तो आज देखिए कई समस्याओं से हम लोग कितना विमुख रहते या बचे हुए रहते। क्योंकि सवाल ये नहीं होता कि सरकार अकेली सोचे, सवाल ये नहीं होता कि मुखिया अकेला सोचे किसी देश का, सवाल ये होता है कि अगर आम नागरिक व्यक्ति, एक जिम्मेवार नागरिक, वो तो लोहिया जी तो और एक ऊंचे पायदान के इंसान थे, विदेश नीति को लेके उनके बराबर जानने वाला उस समय उपलब्ध लोगों में कोई नहीं था, लेकिन अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया, नहीं माना गया या नहीं जाना गया, तो आज उसका हम लोग भोग रहे हैं या उस चीजों को देश भुगत रहा है। अभी भी समय है सचेत होने का, जो सरकारें आ रही है जा रही हैं, उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के बारे में उनकी चीजों के विचारों को सोचा जाए, निकाला जाए और उस पर अमल किया जाए, सोचा जाए। जैसे एक विश्व संसद की उनका एक सपना है, देखिए कितना अच्छा सपना है, अगर आज हम उसको आवाज बनाए लेके आते हैं तो आज दुनिया कितनी ज्यादा अपने ढंग से अव्यवस्थित हो गई है। अगर उसमें ये विश्व संसद का सपना लेके वो अगर हिंदुस्तान आगे निकल के आता है तो दुनिया को हम एक रोशनी दिखाने का काम करेंगे। हमारी इस श्रृंखला में कल भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया, बहुत से लोग वहाँ, क्योंकि वो ऑफलाइन था, जयप्रकाश जी को हमने याद किया, हमने किताब का विमोचन भी हम लोगों के, सिद्धदयाल जी पधारे उनका पटना से चल के, और आज हमने ये कार्यक्रम किया। भविष्य में हम इस तरह के कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध हैं, करते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है जो आप लोग इस कार्यक्रम के को जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो इसका सम्मान कर रहे हैं, उसके लिए समता ट्रस्ट आप सभी का बहुत बहुत आभारी है। और भविष्य में भी हम इस टाइप के कार्यक्रम की जब भी सूचना आप तक पहुंचाएंगे, ट्रस्ट आप तक सूचना पहुंचाएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि और भी अपने साथियों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर इसको नई ऊंचाइयां देंगे, जिससे आयोजन करने वाले को बहुत उत्साह मिलता है और वो वक्ताओं को, उसके विषय वस्तु को, उन चीजों को लेके आने में और अंदर से उत्साहित होता है, जो कि आज बहुत जरूरत हो गई है इन चीजों की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी हमारे वक्ताओं का और सुधी श्रोताओं का। समता ट्रस्ट की ओर से हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। दिनेश सिंह तोमर जी भी यहाँ थे, उन्होंने भी रेज हैंड किया है।